जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी क्लास 7 की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरा पढ़ा दिया है। क्लास 6 की हमने पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी, आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है। क्लास 8 की है, क्लास 9 की है। आज क्लास 7 के हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा 7 चैप्टर। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसके पहले 1 2 3 जिसको पढ़ना है जाके प्ले में देख सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो चलिए, क्या होती है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी स्थल की ऊंचाई होती है और जो वनस्पतियां होती हैं वो एक एक दूसरे पर डिपेंड होती है। जैसे कि प्लेन में जो आपकी वेजिटेशन होगी वो दूसरी तरह की होगी। ठीक है, जो आपके जम्मू कश्मीर वगैरह में देखते हैं तो उनकी पेड़ पौधे दूसरी तरफ से होते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपके पूरे जो स्थल की ऊंचाई होती है और उसके साथ साथ जो वेजिटेशन होता है वो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट विद द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड ड्यू टू द नेचुरल वेजिटेशन आल्सो चेंज। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, उसका जो एल्टीट्यूड चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, अब जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वनस्पतियां होती है, वेजिटेशन होती है, वो हमेशा किस पर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो डिपेंडेंट ऑन फैक्टर सच एज द स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल। ठीक, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जब इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, डेंसिटी होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ये प्लेस और उसकी वजह से क्या होते हैं, ये भी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आमतौर पर जो आपकी प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका होता है फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आपका ग्रास लैंड होगा, घास वाले स्थल हो गए, फिर थॉर्न बसेस जहां पास आपके कांटेदार झाड़ियां पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें से फॉरेस्ट होता क्या है। फॉरेस्ट उसे कहते हैं जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। मतलब ये वो वृक्ष होते हैं जो कि पूरी तरह से आपके तापमान पर परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, इन कारकों के आधार पर जो सघन एवं खुले वन में विकास आप देख सकते हैं। The dense and open forest grow on the basis of these factors, which grow area with the above temperature and full rainfall for the trees. ग्रासलैंड क्या होते हैं? घास के स्थल क्या होते हैं आपके? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जहां पास आपकी बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, बिल्कुल मतलब ऑन एवरेज वर्षा होती है, यहाँ पास हमें ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती, वहां पास क्या होता है, आपका ग्रासलैंड होता है। फिर कांटेदार झाड़ियां ऐसे होते हैं जहां पास बिल्कुल बारिश ही नहीं होती, ड्राई एरिया जैसे होता है आपके, जैसे आपके राजस्थान वगैरह हो गया ना, तो यहाँ पास क्या होती है, आपकी श्रब्स जो होते हैं यहाँ पास पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार पौधे आपके यहीं पास पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट में आपके मतलब बारिश होना कंपलसरी है, तभी आपके फॉरेस्ट बढ़िया हरे भरे रहेंगे। लेकिन जो आपका ग्रासलैंड है वहां पास मीडियम बारिश होनी चाहिए, और जो झाड़ियां हैं यहाँ पास कांटेदार, यहाँ पास बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, क्लाइमेट चेंजेस इज द मेन रीजन फॉर द चेंजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसका मेन चेंज होने का कारण क्या है, आपकी क्लाइमेट चेंज है। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज आल्सो इनॉर्मस दैट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, कैन बी टेल व्हाई। क्या आपको पता है कि जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इतने इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, इसीलिए कहा जाता है द लंग ऑफ द अर्थ। किसे कहते हैं, आपके जो ब्राजील के सदाबहार वन है। ठीक है, क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व की सबसे बड़ा सांप है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, यह मगर जैसे बड़ा जानवर को मार और खा सकता है। एनाकोंडा जो है ये बहुत बड़ा, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है। आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये आपको बता दें कि क्रोकोडाइल जैसे ये बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है एनाकोंडा। फिर देखते हैं वन में हमारे जो टाइप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखेंगे, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखेंगे, फिर ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखेंगे। ठीक है, और ये मेन क्या होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल
एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, मतलब सदाबहार। सदाबहार मतलब जो बारह हर मौसम में आपकी खिले रहते हैं, ठीक है, जो पतझड़ वगैरह में नहीं वो होते। जैसे द फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यह घने वन भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंधीय के पास पाया जाती है। आपको बता दें ये फॉरेस्ट आपके कहाँ पाया जाता है, इक्वेटर के पास में पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर कहाँ होते हैं आपके, इक्वेटर। द फॉरेस्ट आल्सो इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपके कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। फिर ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ क्या होती है, गर्मी ज्यादा रहती है और ज्यादातर यहाँ पास हर वर्ष पूरे वर्ष में क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। इसी वजह से क्या होते हैं, पूरे हरे भरे रहते हैं क्योंकि यह यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ पेड़ और पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। बिकॉज ऑफ वेदर हियर नेवर ड्राई, लीव्स एंड ट्री हियर डू नॉट फॉल कंप्लीटली, हेंस दे कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ड्यू टू थिक स्पेसिंग ऑफ द वेरी डेंस ट्रीज, सनलाइट डज नॉट रीच इनसाइड द फॉरेस्ट इवन ड्यूरिंग डे टाइम। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि आपका रोजवुड हो गया, अबनूस हो गया, महोगनी हो गया, ये सब यहाँ पास पाए जाते हैं, ठीक है। करेक्ट पूछता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एग्जांपल दीजिए आप। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कौन कौन से एग्जांपल है आपके, रोजवुड हो गया, इब्नी हो गया, महोगनी हो गया, ये सब क्या है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कारण। फिर देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं आपके। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो आपकी पत्तियां अपने वो कर दीजिए, अपने यहाँ पास यही वाले वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट। इन्हें कौन सा फॉरेस्ट कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जो भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि आप भारत में इनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पास नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं, यहाँ पास ज्यादातर आप देखेंगे सीजनल चेंजेस आपके पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। टू कंजर्व वाटर, द ट्रीज हियर ड्रॉप लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम जैसे वन आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं, नीम हो गया, रोजवुड हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, सागवन हो गया। सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में ये देखेंगे, साग आप देखेंगे, सागवन देखेंगे, है ना, तो यहाँ पास भी पाए जाते हैं आप। तृणकाष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण, सर्वांग, मतलब ये किसके लिए यूज आता है, ज्यादातर आप देखते हैं जो हार्डवुड होता है इसमें हम फर्नीचर बनवाते हैं, ट्रैफिक के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ये काम में आता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर में जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, क्योंकि जैसे टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट सब आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पास सब पाए जाते हैं। फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द मिडिल लेटीट्यूड्स। ये समांतर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में होते हैं। किधर होते हैं, एज ऑफ ईस्टर्न एज में, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में ये पाए जाते हैं। यार बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट ट्री लाइक, जैसे कि ब्रोंज, पीन, इक्वेस एंड आर फाउंड, जैसे कि यहाँ पास मुलायम और दृढ़ दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, चीड़ हो गया, ये सब यहीं पास आपके पाए जाते हैं। फिर देते हैं टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे मूविंग टू बट द हायर लेटीट्यूड, जितने ऊपर आप जाते जाएंगे वहां पास आपको टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आप कौन कौन से है, तो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में हो गया, चाइना में हो गया, न्यूजीलैंड, चिली, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ सब आपके पाए जाते हैं। यहाँ अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देती है। ये क्या होती है, जो अपनी पत्तियां होती हैं जब आपका ड्राई सीजन आता है वो क्या कर देती है, गिरा देती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे ब्रॉन्ज, बीच, ये सब क्या है, यहाँ के पेड़ों के यहाँ पास पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ पास जानवर के रूप में पाए जाते हैं। पीजेंट, मोनल जैसे पक्षी यहाँ पास आपके पाए जाते हैं। कहाँ पास, आपके टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। फिर आता है आपका महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों में भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागर के समीप प्रदेशों में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है।
यह वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है आपका, ये प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु ऋतु में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इस क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर और जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया और यहाँ वन्य जीव में काम करना स्टार्ट। ठीक है, भूमध्य सागरीय वृक्ष क्या होते हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ठीक है, किसको रोकती है, आपके वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व की फलोद्यान भी कहा जाता है। आपको बता दें जो मेडिटेरियन रीजन होता है यहाँ पास क्या होता है, बहुत ज्यादा फलों की किसानी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किससे कहा जाता है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट को। फिर आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुकारी वन पाए जाते हैं। जो आपका ग्रैंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पाया जाता है, हाई लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देयर आल्सो कॉल्ड टैगा फॉरेस्ट, इन्हें कौन सा फॉरेस्ट कहा जाता है, आपको टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये हिमालय में पाए जाते हैं एवं अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे, नरम और काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने में किए जाते हैं। किसी पल्प में किया जाता है, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में किया जाता है। ठीक है, फिर नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। फिर आपका आता है घास स्थल में, देखते हैं क्या क्या है। ट्रॉपिकल घास लैंड में क्या आता है, सबसे पहले इट राइजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले होते हैं। यहाँ की वनस्पतियां जो होती है निम्न मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ पास क्या होता है, निम्न वर्षा होती है, इसके कारण यहाँ की वनस्पतियां यहाँ पास पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से लेकर 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास जो आपकी है इसी प्रकार के वन के अंदर आता है आपका। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर आपका आता है सवाना घास ऑफ अफ्रीका। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलीय हाथी, जेब्रा, जिराफ यहाँ पास पाए जाते हैं। जनरली एनिमल कौन कौन के पाए जाते हैं, आपके जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, लेपर्ड हो गया, आप कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है, यह मध्य अक्षांश के क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जो आपके मध्य अक्षांश है, फिर जो भी महाद्वीप है उनके बिल्कुल बीचों बीच पाए जाएंगे। ठीक है, मध्य पार्ट पर पाए जाते हैं। फिर फाउंड इन मिडिल लैटिट्यूड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ की घास आमतौर पर मोटी और पौष्टिक होती है, थिक और न्यूट्रियस होती है। इसके साथ साथ शीतोष्ण प्रदेश समांतर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। फिर आता है थॉर्न ब्रशेस, मतलब जहां पास आपके कटीले होते हैं। इट इज फाउंड एरिया डाइड, जहां पास आपका डेजर्ट जैसे सहारा हो गया है ना, आपका थार हो गया, यहाँ पास ये पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर द वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप कभी ध्यान देखिएगा, जो हमारे डेजर्ट जहां जहां आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट में हमेशा वेस्टर्न साइड में पाएंगे, क्योंकि वहां की ठंडी जलधारा होती है, इसकी वजह से वहां पास बारिश कम होती है। इसी वजह से वहां पास डेजर्ट, तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वाले वर्षा क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पास दिया है, जो आपको जो भी तैयारी कर रहा हो डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे। सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका में आपके सवाना पाया जाता है, ब्राजील में कंपोस्ट पाया जाता है, वेनेजुएला में आप लानोस पाया जाता है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये है ट्रॉपिकल घास लैंड। ईस्ट अफ्रीका में क्या पाया जाता है, पूर्वी साइड में सवाना, ब्राजील में आपके कंपोस्ट, फिर वेनेजुएला में लानोस, तौर में अर्जेंटीना में पेम्पास, पेरी आपके उत्तरी अमेरिका में, विल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में, फिर आपका मध्य एशिया में स्टेपी और डॉन आपके डॉन आपके कहां पर जाता है, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखते हैं टुंडा। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती, यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं आपकी। ओनली मोस, लीचन एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। ठीक है, शॉर्ट समर सीजन के दौरान। इसी टुंडा